नमस्कार, आज है 4 अप्रैल, दिन मंगलवार और वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की हेडलाइंस। बंगाल दंगे पर राज्यपाल से मिला बीजेपी का डेलीगेशन, कहा पूर्व नियोजित थी रामनवमी की हिंसा, एक ही दिन में नहीं बनते बम। बंगाल हिंसा पर गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से मांगी रिपोर्ट। दंगे और खराब कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगी गई। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने गृह मंत्रालय को लिखा था लेटर। सिक्किम के नाथुला में भयानक एवलांच, 60 टूरिस्ट की मौत, अब तक 27 पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू। माफिया अतीक और मुख्तार पर लापरवाही को लेकर एक्शन, प्रयागराज, बरेली और बांदा की जेल अधीक्षक सस्पेंड। अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम पर चीन की चालबाजी पर विदेश मंत्रालय की खरी खरी। अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग, नाम बदलने से नहीं बदलेगी वास्तविकता। तो ये थी हेडलाइंस। अब दिन भर क्या हुआ, जरा ये कहानी भी देख लेते हैं टॉप न्यूज में। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार और पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर नीतीश कुमार और ममता बनर्जी पर कड़ा हमला बोला है। गिरिराज ने कहा कि नीतीश बिहार को पाकिस्तान और बांग्लादेश बना रहे हैं, तो वहीं बंगाल को ममता पुराना कश्मीर बनाना चाहती हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए हिंदुओं पर हमले करवा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट की खातिर ये रमजान में छुट्टी दे रहे हैं। शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टियां हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर हमला होगा तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर अदानी के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए सवाल किया कि अदानी की शेल कंपनी में 20,000 करोड़ किसके हैं। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को इसका जवाब देना ही होगा। राहुल गांधी के इस बयान के बाद कांग्रेस नेता भी उनके समर्थन में आ गए हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी न्यायपालिका पर दबाव लगाने के आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। इंडिगो की बेंगलुरु से वाराणसी जा रही फ्लाइट की आज सुबह तेलंगाना के शमशाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। इंडिगो की फ्लाइट सुबह 5:10 पर रवाना हुई, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण विमान को शमशाबाद एयरपोर्ट पर आपात स्थिति में उतारना पड़ा। फ्लाइट में कुल 137 लोग सवार थे। डीजीसीए ने बताया कि सभी 137 यात्री सुरक्षित हैं। इससे पहले 1 अप्रैल को दिल्ली से दुबई के लिए उड़ान भरने के बाद एक कार्गो प्लेन से पक्षी टकरा गया था। इसके बाद अलर्ट जारी कर उसे वापस दिल्ली एयरपोर्ट उतारा गया। जांच के दौरान पता चला कि पक्षी के टकराने से प्लेन के विंडशील्ड में दरार आ गई थी। राजस्थान में जारी निजी डॉक्टर्स की हड़ताल आज खत्म हो गई। राइट टू हेल्थ पर उनकी सरकार के साथ सहमति बन गई है। इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके जानकारी भी दी है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर्स ने सरकार के साथ एक समझौते पर साइन किया है। इसके मुताबिक स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक सिर्फ स्टार्टर्स के लिए लागू किया जाएगा। सरकार से रियायती दरों पर जमीन लेने वाले अस्पताल, पीपीपी मोड पर चलने वाले अस्पताल और ट्रस्ट की ओर से चलाए जा रहे निजी मेडिकल हॉस्पिटल्स, कॉलेज पर यह नियम लागू नहीं होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सावधान रहने की चेतावनी दी जा रही है। देश में बीते 24 घंटे में एक बार फिर से कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। आपको बताएं कि बीते एक महीने में एक्टिव केस में 7.5 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 3 मार्च को एक्टिव मरीजों की संख्या 2,686 थी, जो सोमवार को बढ़कर 21,179 हो गई है। यह संख्या अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा है। केरल में अकेले 964 संक्रमित मिले, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। यहां एक्टिव केस सबसे ज्यादा 6,000 से ऊपर हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात में एक्टिव केस 2,000 से ज्यादा हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। आज दोनों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है।
सीएम गहलोत ने ट्वीट करके लिखा कि पिछले कुछ दिनों में देश भर में कोविड के मामले बढ़े हैं और वो खुद हल्के लक्षणों के साथ कोविड से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने लिखा कि डॉक्टरों की सलाह के अनुसार वो अगले कुछ दिन घर से ही काम करेंगे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट किया कि डॉक्टर्स की सलाह पर वो भी आइसोलेशन में हैं। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरीज। और आज की हमारी कवर स्टोरी जुड़ी है एक बार फिर से स्वास्थ्य से। भारत में स्वास्थ्य का विषय हर सरकार के लिए बड़ा जटिल रहा है। इतने बड़े देश में हर नागरिक को रोग मुक्त रखने के लिए जितना कुछ कीजिए उतना ही कम पड़ जाता है। WHO के मुताबिक वैसे भी स्वास्थ्य सिर्फ किसी बीमारी या दुर्बलता के इलाज से जुड़ा सवाल नहीं है, बल्कि ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भलाई से जुड़ा मसला है। पर दिक्कत ये है कि पैसा और रिसोर्सेज इतने नहीं हैं कि सारा काम छोड़कर सिर्फ स्वास्थ्य पर फोकस किया जाए। ऐसे में नई नई नीतियां, नई नई योजनाओं से देश में हेल्थ के सवाल को साधने की कोशिश होती रही है। इसी सोच के तहत मौजूदा सरकार के हेल्थ से जुड़े आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया में से एक रहा है मेडिकल की पढ़ाई को इंटीग्रेट करने का प्लान। और इसके तहत 2020 से देश भर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पर बड़ी बहस चल रही है। सरकार चाहती है कि स्वास्थ्य का दायरा बढ़ाने के लिए देश की सारी चिकित्सा पद्धतियां, सारी चिकित्सा शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और रिसर्च में एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी सहित दवाओं की तमाम प्रणालियों को एकीकृत कर दिया जाए, यानी कि इंटीग्रेट कर दिया जाए। इसको आसान भाषा में अगर आपको बताएं तो सरकार ये चाहती है कि आयुर्वेद की पढ़ाई करने वाले बच्चों को एलोपैथिक दवाओं के बारे में पढ़ाया जाए, यूनानी पढ़ने वाले बच्चे मॉडर्न फार्माकोलॉजी पढ़ पाएंगे, ताकि आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी सब एक हो जाएं और मरीजों के लिए इलाज का दायरा बढ़ जाए। साथ ही साथ उनके लिए एक सुलभ और सस्ता इलाज की व्यवस्था हो पाए। सरकार का यह आइडिया दरअसल चीनी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से प्रेरित है। चीन में आधुनिक और पारंपरिक जो चिकित्सा व्यवस्था है उसका बड़ा गजब संतुलन है और इसका फायदा वहां की जनता को भी मिलता है। लेकिन भारत में जब से यह आइडिया आम विमर्श में आया है, डॉक्टरी पेशे से जुड़े महकमों में तलवारें खींच गई हैं। दोनों तरफ कहा जा रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता। हालांकि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के लोग तो फिर भी इसके पक्ष में हैं, लेकिन एलोपैथिक डॉक्टर्स जो हैं वो इसे पूरी तरह से खारिज करते हैं। वो तो यहाँ तक कि कहते हैं कि अगर आपने ऐसे ये चिकित्सा व्यवस्था को आगे बढ़ाया तो फिर ये कहीं ऐसा ना हो कि सरकार प्रायोजित झोला छाप खड़े हो जाएं। तो इस तरह की संज्ञाएं वो देते हैं। और उसी तरह से आयुर्वेद और होम्योपैथी वाले भी कहते हैं कि आप इस तरह से तो धीरे धीरे जो आयुर्वेद और होम्योपैथी की जो शास्त्रीय पढ़ाई होती थी उससे लोगों का मोह भंग कर देंगे। लोगों को लगेगा जब एलोपैथी ही पढ़ना है तो फिर सीधा एलोपैथी ही पढ़ा जाए। तो इस तरह के दोनों के अपने अपने रिजर्वेशंस हैं। लेकिन ये वाली जो योजना है ये 2030 से लागू करने का इरादा सरकार रखती है। लेकिन इसी बीच एक नई खबर ये आई है कि एक बीच की पॉलिसी लाने की तैयारी हो रही है और इसके तहत परंपरागत और मॉडर्न मेडिसिन जो शिक्षा है उसको जोड़ने के साथ साथ एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाने की कोशिश सरकार कर रही है। जिला अस्पतालों में आयुष केंद्र खोलने की योजना है। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन में मेडिकल शिक्षा में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की तैयारी हो रही है ताकि आम लोगों को सस्ते में इलाज मिल पाए। लेकिन सवाल यही है कि दोनों धाराएं क्या मिल पाएंगी। हमारी परंपरागत मेडिकल शिक्षा में गीता के सिद्धांत नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः का भाव है, तो मॉडर्न मेडिसिन में भी ओमने विवम एक्स ओवो का भाव है। अब दर्शन के हिसाब से देखें तो दोनों सिद्धांतों का दर्शन एक ही है, लेकिन मॉडर्न और परंपरागत डॉक्टर्स में क्या कभी सहमति बन पाएगी और सरकार क्या पूरी तरह से खुलकर इन दोनों शिक्षण पद्धतियों को, जिसमें एक तरफ परंपरागत है, उसमें यूनानी है, उसमें सिद्ध है, उसमें आयुर्वेद है, और हमारी जो मॉडर्न शिक्षा व्यवस्था है, क्या ये दोनों एक ऐसे संगम के रूप में आ पाएंगे जिस संगम के बाद हमारे देश में स्वास्थ्य को लेकर बेहतर स्वास्थ्य की एक गंगा बह सके। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अरोड़ा आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं अमित श्रीवास्तव जो कि सदस्य हैं भारत सरकार की न्यूट्रल टास्क फोर्स के और इस क्षेत्र के जाने माने मर्मज्ञ भी हैं, थिंक टैंक कहे जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित आपका भी।
डॉक्टर अरोड़ा, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। अब ये जो पहले हो रहा था कि साहब आप शिक्षा पद्धतियों को जोड़ने की बात कही जा रही थी, इस पे तो बहस थोड़ा पुरानी हो गई है और मेरे ख्याल से वो 2030 तक सरकार पूरे होमवर्क के साथ आएगी। लेकिन ये जो बीच में कहा जा रहा है कि जिला अस्पतालों में, टर्शरी अस्पतालों में आयुष केंद्र खोले जाएंगे रिसर्च पर, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो एक तरह से प्रोग्रेसिव स्टेप होगा सर। बिल्कुल, देखिए हमारे पास आयुर्वेद के रूप में एक बहुत ही शानदार एक चिकित्सा पद्धति, जीवन की पद्धति है और अनफॉर्चुनेटली इट इज अंडर यूटिलाइज्ड। आज की अब हम बात करें तो अंडर यूटिलाइज्ड है, जबकि अपने आप में एक संपूर्ण विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान है, जीवन का विज्ञान है। तो अब अगर सरकार इसकी तरफ ध्यान दे रही है तो डेफिनेटली इट्स ए वेरी पॉजिटिव स्टेप एंड इट्स ए स्टेप इन फेवर ऑफ द पब्लिक इन जनरल। पूरी सोसाइटी के लिए ये स्टेप बहुत अच्छा है। आयुष के क्लिनिक खोलना, आयुष पे रिसर्च करना, आयुष की बातों को जन जन तक पहुंचाना। एंड एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हेल्थ के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, वन इज प्रिवेंटिव एंड सेकंड इज क्यूरेटिव। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिवेंटिव, तो इस दुनिया में अगर कहीं पर कोई विज्ञान है जो संपूर्णता के साथ, वैज्ञानिकता के साथ और तर्क के साथ लोगों को सही खान पान, सही जीवन शैली के बारे में बता करके जो हेल्थ का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, उस पे नॉलेज दे सकता है, वो आयुष है, वो आयुर्वेद है। तो मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से ये पहल एक बहुत ही अच्छी पहल है, सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। बिल्कुल सर। अमित जी, ये जो आइडिया है अमेलगमेशन ऑफ आयुर्वेदा विद एलोपैथी, या आयुर्वेदा ही नहीं, होम्योपैथी और बाकी जो चिकित्सा पद्धति हमारी परंपरागत रही हैं उसको एलोपैथी के साथ जोड़ने का, आपको ये आइडिया थोड़े से इसमें, क्योंकि विरोधाभास हैं दोनों तरफ के, उन विरोधाभासों के आलोक में कैसे आप देखते हैं? और दूसरा कि ये आयुष का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये मेन थेरेपी में कहाँ फिट होता है सर? ओके, देखिए साइंस के स्पेक्ट्रम में हर एक का अपना रोल है, एलोपैथी का भी अपना रोल है। एंड यूजली सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलना चाहूँ तो एक है रिएक्टिव, एक है प्रोएक्टिव। यानी कि जैसा रिएक्टिव ये है कि आपको बीमारी हो गई है एंड इट रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन, जहां पर एलोपैथी ने अपना एक स्थान बना के रखा हुआ है। बट उससे पहले अर्ली स्टेज डिजीज है या डिजीज से आप रिकवर कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम प्रोएक्टिव अप्रोच लें तो हो सकता है कि ये पेशेंट का डिजीज ऑनसेट आगे बढ़ जाए, डेफर हो जाए, या अगर वो बीमारी से उभर रहा है तो प्रोएक्टिव अप्रोच से तुरंत बहुत जल्दी रिकवर कर जाए। इस कैटेगरी में आयुष इज अपने में काफी स्ट्रॉन्ग फील्ड है। हाँ, ये जरूर है कि जैसा एलोपैथी के कम्युनिटी बोल रही हैं कि इसमें प्रूफ नहीं है, ये जरूरी है कि आयुष को भी मॉडर्न सिस्टम के एविडेंस के थ्रू प्रूव करना चाहिए, क्लिनिकल ट्रायल करके कि हाँ ये काम करता है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आयुष का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है प्रोएक्टिव में, एंड प्रोएक्टिव का एप्लीकेशन दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल में आते हैं। एक है डिजीज के ऑनसेट पर या प्रिवेंटिव, डिजीज ना हो, और दूसरा है कि अगर डिजीज से रिकवर कर रहे हैं वहां पर काम आता है। और एक और कैटेगरी जहां पर कैंसर जैसे कीमोथेरेपी में एडजुवेंट की तरह यूज होता है, जहां पर मेन एलोपैथी तो दी जा रही है कीमोथेरेपी में, साथ में नेचुरल प्रोडक्ट्स, बेसिकली ये जो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको साथ में दिया जाता है एडजुवेंट, सपोर्ट करने के लिए थेरेपी को, मेन थेरेपी को। तो मेरा ये मानना है कि इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है, और चाइना ने अच्छे तरीके से इसको प्रूव भी किया है। उनका ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, मैं आऊंगा सर, मैं थोड़ा सा मैं स्पेशली थोड़ा सा मैं चाहूंगा भी कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि वहां पर है क्या एग्जैक्टली क्योंकि सरकार भी चाह रही है कि वहां का जो पद्धति है वो हमारे यहाँ लागू हो। थोड़ा सा उस पर मैं आऊंगा भी, और कैसे वहां पर बैलेंस बनाया गया है ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है। लेकिन डॉक्टर अरोड़ा, अब बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई आप इसका अमेलगमेशन तो कर देंगे, लेकिन दोनों तरफ के अपने अपने रिजर्वेशन है।
मैं उनके रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं, वो एलोपैथी वाले क्या कह रहे हैं अभी हम उस पर पहले भी बहस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूं क्या आयुर्वेद में जो एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए एलोपैथी को, क्या वो मिल पाएगी? क्योंकि एक्सेप्टेंस आपकी तरफ से भी आनी आवश्यक है। अब उनका जो एलोपैथिक सिस्टम है वो तो पूरा का पूरा ग्रीको रोमन मेडिसिन और जो नदन यूरोपियन ट्रेडिशंस हैं उस पर आधारित है। पूरा साइंस ऑफ एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, उसमें बायोकेमिस्ट्री है, सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन्स के बीच में जो स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग है उसके पर आधारित है। आप अलग थोड़ा सा सैद्धांतिक रूप में, थोड़ा सा दार्शनिक रूप में बात करते हैं, तो कैसे आप एक्सेप्ट कैसे करेंगे उनको? आपको किसने कहा कि हम नहीं एनाटॉमी पढ़ते, हम नहीं फिजियोलॉजी पढ़ते, हम नहीं बायोकेमिस्ट्री पढ़ते, हम नहीं मेडिसिन पढ़ते, हम नहीं बीज प्रोडक्शन पढ़ते, हम नहीं पैथोलॉजी पढ़ते? ये सब पढ़ते हैं। आयुर्वेद में एनाटॉमी को शरीर रचना कहा जाता है, फिजियोलॉजी को शरीर क्रिया कहा जाता है, पैथोलॉजी को रोग निदान कहा जाता है। तो आयुर्वेद अपने आप में बहुत संपूर्ण एक चिकित्सा पद्धति है। एंड मुझे गौरव के साथ आपको ये बताना है कि एलोपैथिक साइंस से जब हम कंपेयर करते हैं तो एलोपैथिक साइंस के कंपैरेटिवली ये साइंस बहुत बड़ी है। जहां एलोपैथिक साइंस जो है एक स्टेज पे जाकर रुक जाता है, आयुर्वेद हर बीमारी को बहुत विस्तार से ना केवल उसके कारण बताता है बल्कि उसको क्योर करने के बहुत विस्तार से उपाय बताता है। उस स्थिति में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, यानी पथ्य अपथ्य, किस तरह की जीवन शैली अपनानी चाहिए, ये सब बताता है। तो और दूसरा ये कि आपने कहा कि आज आयुर्वेद को आवश्यकता है कि उसको मॉडर्न पैरामीटर पे प्रूव करे। तो पहले बता देना चाहता हूं, ये चरक, सुश्रुत, वाग्भट, माधव, शारंगधर, भाव प्रकाश, ये जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ विदाउट रिसर्च नहीं लिखे गए। ये कोई मजाक की बात है कि उन्होंने लिखा त्रिफला से पेट साफ होता है। और ये देखिए चरक संहिता 5000 वर्ष पूर्व लिखा कि क्या आज त्रिफला से पेट साफ नहीं होता? अगर उस समय लिखा गया सीतोप्लादी चूर्ण खांसी की दवा है, तो क्या आज उससे खांसी ठीक नहीं होती? क्या मुलेठी डीमल्सेंट है, गले को तरावट देती है, तो क्या आज मुलेठी से डीमल्सेंट एक्शन नहीं मिलता? नीम ब्लड प्यूरिफायर किसने लिखा? आचार्य चरक ने लिखा। रक्त शोधक है, तो क्या नीम आज रक्त शोधक नहीं है? सो कहने का मतलब ये है कि आप ये चाहें कि आयुर्वेद की दवाओं के एक्शन को आज मॉडर्न पैरामीटर पे प्रूव करें। अरे भाई, मैं तो ये बोलता हूं कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन की वर्किंग है वो बहुत सटल है, बहुत फाइन है। हाँ जी, वो अब उनका एक सवाल जो डॉक्टर अरोड़ा, मैं बिल्कुल आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ। उनका एक जो सवाल आता है जी डॉक्टर अरोड़ा, उनका साइंस जो है जी 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 उनका हाँ जी उनका एक जो सवाल आता है सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर जो आप बोल रहे हैं वो मैं आपके तर्कों से वो मेरे को समझ में आ रहे हैं, लेकिन जो उनका एक बड़ा जो इशू आता है, और अगेन मैं इसमें नहीं जाना चाह रहा हूं एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद में, लेकिन एक बड़ा इशू जो आता है उनका कि सहमति कैसे बन पाएगी। हम कह रहे हैं कि हम अमालगमेशन कर देंगे, हम नीति लेकर आएंगे। मेरा सवाल ये है कि कहीं सरकार की ये पूरी कवायद, एक मिनट सर मेरा सवाल पूछ लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, एक मिनट डॉक्टर अरोड़ा, एक मिनट सर, एक मिनट मैं कह रहा हूं कि सरकार की ये जो कवायद है ये कहीं एक ऐसा प्रयास ना हो जाए जिसका कोई नतीजा ना निकले। मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसे वो कहते हैं कि साहब जो सोफिस्टिकेटेड सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, ट्रांसप्लांट वगैरह हैं, वो कह रहे हैं कि यहां पर हम हाथ नहीं लगाने देंगे आप लोगों को। और आप बोलेंगे कि भाई हमारे तो वात पित्त कफ सब में हम दक्ष हैं, तो सहमति कैसे बनेगी? नहीं, मैं बताता हूं। एक्चुअली मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूं। आई एम ए प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। आई एम प्रैक्टिसिंग आयुर्वेद फॉर अबाउट 20 years नाउ। जी। सो मैं एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, इंटीग्रेशन शुड बी फॉर अंडरस्टैंडिंग, नॉट फॉर प्रैक्टिस, बिकॉज वी आर फॉर्चुनेट, वी हैव डिफरेंट मेडिकल सिस्टम, फुल स्टेबलाइज्ड मेडिकल सिस्टम। एलोपैथी भी है, आयुर्वेद भी है, होम्योपैथी भी है, यूनानी भी है। मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि आयुर्वेद इतना छोटा नहीं है कि किसी एलोपैथिक डॉक्टर को 6 महीना या 1 साल आयुर्वेद पढ़ा करके और उसको आयुर्वेदिक प्रैक्टिस अलाउ की जाए। सेम वे एलोपैथ जो है आज हम लोग को पढ़ाया जाता है, हमारे आयुर्वेद कॉलेजेस में एलोपैथ पढ़ाया जाता है। हम खुद एलोपैथ के एग्जाम्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी पास करके बैठे हैं। हम लोगों को एलोपैथ समझ में आती है, एलोपैथ की हम इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली एलोपैथिक डॉक्टर्स को बेसिक नॉलेज इसलिए दिया जाए सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद एंड दे शुड स्टार्ट रेस्पेक्टिंग आयुर्वेद। दे शुड नॉट से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एट झोला छाप। लेकिन मैं ये बात कहने के बाद फिर ये कह रहा हूं
इंटीग्रेशन मस्ट बी फॉर अंडरस्टैंडिंग इच अदर साइंस। मेरे पास एक व्यक्ति आके बोलता है मुझे निमोनिया हो गया, ठीक मैं सर। आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं, बट आई अंडरस्टैंड व्हाट इज निमोनिया, व्हाट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, व्हाट इज वायरल इन्फेक्शन, सो दैट नाउ आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू ट्रीट दैट पेशेंट बाय हर्ब्स, बाय आयुर्वेदिक वे। ठीक। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति उनके पास जाए, एलोपैथ के पास जाए, तो उसको ये समझ में आए कि सब आयुर्वेद की ये ट्रीटमेंट लेके आया, क्योंकि आयुर्वेद का ट्रीटमेंट नहीं वो समझते हैं, तो एकदम से वो झोला छाप बोल देते हैं, एकदम से रिजेक्ट कर देते हैं। मैं ये कहता हूं कि इंटीग्रेशन रेस्पेक्ट दिलाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन मस्ट नॉट बी फॉर प्रैक्टिस, कंडीशन प्रोवाइडेड कि बट आप ठीक है आज सर, के मैं आऊंगा, टाइम पे मैं आता हूं जो सर। छोटे मैं छोटे मैं गांव हैं, मैं वहां यहीं पे पर जो डॉक्टर मैं यहाँ पर एक सवाल छोड़ रहा हूँ। आपने जो इंटीग्रेशन का जो डेफिनेशन दिया है, मैं इसी इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पे बात कर रहा हूँ। अभी सरकार धीरे धीरे इस पे आगे बढ़ रही है, लेकिन इंटीग्रेशन का प्रश्न जो है वो तब तक वो सुलझ नहीं पाएगा जब तक इंटीग्रेशन की डेफिनेशन दोनों तरफ से क्लियर ना हो पाए। ये क्लैश की स्थिति बनी रहेगी। बहरहाल मैं थोड़ा सा अलग जो आज की जो हमारा मूल उद्देश्य है आज की चर्चा का, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कि ऐसा क्या है चाइना की पद्धति में, और वहां पर भी विरोध आए होंगे। अमित, आपका एक लंबा अनुभव चीन में रहा है, आप वहां रहे भी हैं, आपका अनुभव भी है वहां की चिकित्सा पद्धति को समझने का। ऐसा क्या है कि वहां पर बिना विरोधाभास के परंपरागत और आधुनिक दोनों शिक्षा पद्धतियों को आत्मसात किया गया है? हाँ, चाइना में ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन को हर एक हेल्थ केयर सिस्टम में कंप्लीटली इंटीग्रेट किया गया है। और वहां पर हेल्थ केयर सिस्टम डिवाइडेड है। वहां पर जैसे करीब 55,000 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, जहां पर फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट होता है। आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि वहां पर उन्होंने करीब ऑन एन एवरेज 20% पेशेंट जो होते हैं सीएचसी में, वो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं वो ट्रीट करते हैं। एंड उसी सिस्टम में जहां पर एलोपैथिक डॉक्टर भी बैठते हैं। एंड अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करें, जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे, जो सेकेंडरी या टर्शरी हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर 30% ग्रोथ रहा है ऑन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, बिकॉज वन, गवर्नमेंट ने उसको इक्वली प्रमोट किया है। वहां पर कंज्यूमर अवेयरनेस है। वहां पर डॉक्टर्स को वो सुनते हैं, और ये प्रूफ बताता है कि 20% अप फ्रंट जो सीएचसी है, वहां पर 20% तो डायरेक्टली ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर्स या प्रोफेशनल ट्रीट कर रहे हैं। तो एक ही हॉस्पिटल, एक ही सर्विस सेंटर, पब्लिक सर्विस सेंटर में दोनों फैसिलिटीज ऑफर की गई हैं। इसमें मैं एक थोड़ा सा डिवेट करके आपको अमेरिका का सीन भी बताना चाहूंगा। अमेरिका में अलोन 30% ग्रोथ रेट रहा है। हालांकि वो सिर्फ हॉस्पिटल सिस्टम में, वो जहां पर वो बोलते हैं CAM, कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। एंड उस कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में 18% ग्रोथ नेचुरल प्रोडक्ट बोलिए तो प्लांट सोर्स हो गए हमारे, ठीक है, वहां पर ज्यादा लंबा बियॉन्ड आयुर्वेदा होगा, बट अल्टीमेटली नेचुरल प्रोडक्ट्स आपको प्लांट सोर्स से ही आएंगे, या उस केसेस में एनिमल सोर्स से आएंगे। तो ये सिर्फ चाइना ही नहीं, अमेरिका में भी ग्रोथ रेट है। चाइना में फर्क ये है कि उन्होंने अच्छे से इंटीग्रेट किया हुआ है, एक ही हॉस्पिटल में, एक ही कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में दोनों फैसिलिटीज दी हैं। और ठीक। कंज्यूमर्स डिपेंडिंग कितना सीरियस है, दे मेक ए चॉइस कि वो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं, या बहुत सीरियस कंडीशन है तो एलोपैथिक के पास जाते हैं, एक ही सिस्टम में। एब्सोल्युटली, यानी कि वहां पर लोगों को चॉइस दे दी गई है और चॉइस का एक बड़ा दायरा दिया गया है। अभी हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, डॉक्टर अरोड़ा आपके पास ही मैं आना चाहूंगा। अब इसमें एक इशू ये बसता है सर कि आपने इंटीग्रेशन भी कर दिया, आपने हेल्थ सेंटर्स में, टर्शरी हेल्थ सेंटर्स में, प्राइमरी सेंटर्स में, जिला अस्पतालों में अगर आपने आयुष केंद्र खोल दिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा सर, ये मेरी शंका इस बात को लेकर है क्योंकि जिस तरह से तलवारें खींची है दोनों तरफ से, मुझे शंका इस बात की है कि ये अमेलगमेशन में कहीं इशू ये ना आ जाए कि प्रायोरिटाइजिंग तो नहीं हो रहा है एलोपैथी का, कहीं हम छोटे हो गए वो बड़े हो गए साहब, फिर ये कहीं आगे जाके तो आपको क्या लगता है सर, ये इंटीग्रेशन करना चाहिए या दोनों को अलग अलग धाराओं में ही रहने दिया जाए ताकि चॉइस बनी रहे? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि आप जो इशू रेज कर रहे हैं उसमें क्लैरिटी नहीं है। उसमें क्लैरिटी इसलिए नहीं है कि एक सेंटर पे
एक एलोपैथिक डॉक्टर बैठा है, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठा है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर बैठा है, एंड एज पर द कंडीशन ऑफ पेशेंट कोई उसको एडवाइज करने के लिए काउंसलर बैठा है कि इन दिस सिचुएशन यू मस्ट सी ए आयुर्वेदिक डॉक्टर और ए होम्योपैथिक डॉक्टर और एक एलोपैथिक डॉक्टर को। एक होता है कि अलग अलग एक ही जगह पे अलग अलग लोग बैठे हुए हैं एंड दे आर एक्सपर्ट्स ऑफ देयर पैथी। एक ये होता है कि एक ही व्यक्ति एक ही डॉक्टर बैठ करके आयुर्वेद भी लिख सके और एलोपैथ भी लिख सके। मैं एक सेंटर पे आयुर्वेद का डॉक्टर, एलोपैथ का डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर बैठने के फेवर में हूं। ओके, डॉक्टर एलोपैथ भी लिख दे, हाँ। आयुर्वेद भी लिख दे, होम्योपैथिक भी लिख दे, बिकॉज अपने आप में ये इतनी कंप्लीट साइंस है सब कि एक व्यक्ति आज के टाइम पे मेरे भाई शोल्डर, एक स्पेसिफिक शोल्डर का डॉक्टर अलग है, नी का डॉक्टर अलग है। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि आयुर्वेद को भी आदमी समझ लेगा, एलोपैथ को भी समझ नहीं, लेगा, आपका वो ऑडियो चला गया था। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि क्या आप इस पक्ष में हैं कि एक ही डॉक्टर आयुर्वेद भी लिख दे, यूनानी भी लिख दे, मॉडर्न भी लिख दे? आप इस पक्ष में हैं या एक कमरे, एक हॉस्पिटल के नीचे तीनों डॉक्टर अलग अलग रूम्स में हों, आप ये चाहते हैं? यस, हाँ, यस, ओके। एंड ये एक बहुत अच्छी चॉइस होगी सोसाइटी के लिए, बिकॉज हर पैथी का एक एक्सपर्ट जो उस पैथी का बहुत अच्छा जानकार होगा, हाँ। वो अपनी सर्विसेज बहुत अच्छे से दे पाएगा। नहीं, पर वो तो अभी भी हो रहा है सर। आयुर्वेद को सर डॉक्टर अरोड़ा, वो तो अभी भी हो रहा है, फिर सरकार अलग क्या चाह रही है फिर? देखिए क्या हो रहा है कि अगर हम रेशनल बात करें तो हम देखेंगे कि एक 5 एलोपैथिक डॉक्टर, 6 एलोपैथिक डॉक्टर अगर एक हॉस्पिटल में है, 6 भी मैं कम बोल रहा हूं, किसी सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव की मैं बात करता हूं, अगर वहां पर 600 डॉक्टर हैं तो आयुर्वेद के 4 चिकित्सक हैं, तो वो 600 पे 4 जो है वो कम पड़ते हैं। नंबर 2, उसका उतना प्रमोशन नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। दूसरा, एलोपैथिक डॉक्टर बेसिक ऑफ आयुर्वेद भी नहीं जानते, सो दे शुड बी उनको पढ़ाना चाहिए आयुर्वेद, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड। नहीं तो फिर तो डॉक्टर अरोड़ा, फिर एक सवाल आता है, सॉरी सर, एक जिज्ञासा और आती है, फिर तो ऐसा करना चाहिए कि सारी साइंसेस को अलग अलग, एलोपैथी को अलग, होम्योपैथी को अलग, आयुर्वेदा को अलग, सबको अलग अलग आप बढ़ावा दीजिए। सरकार क्यों जबरदस्ती सारे सब जगह इकट्ठा करने की कोशिश कर रही कि तुम ये भी पढ़ो, आयुर्वेद वाले ये भी पढ़ें, ये भी पढ़ें, तो क्यों झगड़ा लगा रही है सरकार? देखिए, ये मैं कह रहा हूं कि ये इंटीग्रेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, नॉट फॉर प्रैक्टिस। एज एन आयुर्वेदिक फिजिशियन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आयुर्वेद को एलोपैथ के साथ इंटीग्रेट किया गया, एमबीबीएस के कोर्स में एक 6 महीने का आयुर्वेदिक या 1 साल का आयुर्वेदिक डाल करके एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी आयुर्वेद प्रैक्टिस अलाउ की गई, तो दैट विल डिग्रेड द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद। वो आयुर्वेद के पतन का कारण बनेगा। ठीक है सर, मैं यानी कि मोटा मोटा आपने कहा जो इंटीग्रेशन होना चाहिए, मैं इसको जिस्ट लेके चल रहा हूं आपकी बात का। आप कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन प्रैक्टिस के लिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होना चाहिए, ताकि एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़े। यस सर। अब अमित, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, ये एक्सेप्टेंसी कैसे बढ़ेगी सर? आप भी देख रहे हैं, क्या हम कोई टेक्नोलॉजी है जिससे इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों चीजों को, जिसमें सैद्धांतिक रूप से न लड़ें, तकनीकी रूप से कम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं? कुछ ऐसा हो सकता है सर, वे आउट, मिडिल पाथ? हाँ, देखिए, आंसर इज पॉसिबली यस, क्योंकि आयुर्वेदा अपने में बहुत बड़ा साइंस है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, प्लांट्स में भी चले जाइए तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, एंड एक्सेसिबिलिटी टू इंफॉर्मेशन थोड़ा लिमिटेड है। 2 चीज मेरे ध्यान में आती हैं, एक कि मॉडर्न साइंस यानी कि क्लिनिकल वैलिडेशन मॉडर्न प्रैक्टिस से किया जाए, क्लिनिकल ट्रायल्स करके प्रूव किया जाए, तो एक ब्रॉड एक्सेप्टेबिलिटी आएगी। जो अभी एलोपैथी कम्युनिटी थोड़ा चैलेंज कर रही है, उनको बिलीवेबिलिटी आएगा। दैट इज वन। सेकेंड, ऑलरेडी बहुत काम किया हुआ है, लेकिन कौन किस काम को, रिसर्च को कहाँ ढूंढ पाएंगे? तो इसके लिए मेरे को लगता है कि क्योंकि आज के डेट में देखिए, मेरे नॉलेज में 15,000 बोटैनिकल्स, एक्चुअली 50,000 बोटैनिकल्स हैं, जिसमें से 15,000 आर द बोटैनिकल्स जिसमें बहुत कॉमन हेल्थ ट्रेंड्स पाए गए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। आज की डेट में अगर आप सबको इंटीग्रेट करने लग गए, इंफॉर्मेशन निकालने लग गए, इट इज जस्ट ह्यूमनली इम्पॉसिबल। तो इंक्लूजन ऑफ, देखिए हम एक मॉडर्न एरा में आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, इंफॉर्मेशन एक्सेस शुड बी इजी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आप टैप कर सके कौन सा इंग्रेडिएंट किस डिजीज से मैप्ड है, उसके ऊपर क्या क्लिनिकल स्टडी हुई है, एक एलोपैथिक डॉक्टर भी फिर ढूंढ पाएगा। इसीलिए अभी रिसेंटली एक न्यूट्रीफाई जीनी लॉन्च हुआ है। ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो दो 20 लाख मेडिसिनल प्लांट के इंग्रेडिएंट्स को मैप करके क्लिनिकल स्टडी, आईपी नॉन आईपी डेटा, उसमें ये है कि आज अगर एलोपैथी डॉक्टर कुछ जानना चाहे तो बिना ज्यादा पढ़े हुए उस प्लेटफॉर्म में जाके वो इंग्रेडिएंट देख सकते हैं, बोटेनिकल प्लांट्स देख, क्या स्टडीज हुए हैं, क्या आईपी फाइल हुआ है, तो उनको एक बिलीवेबिलिटी आ जाएगा। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक इमीडिएट सॉल्यूशन है, लेकिन इट आल्सो मींस कि हमें और भी क्लिनिकल स्टडीज करना है और भी एब्सोल्युटली, डेटा जनरेट करना है आयुर्वेदा के लिए या बिल्कुल। आयुष इन जनरल के लिए, जिससे कि एक कॉमन बिलीवेबिलिटी आ जाए और इन आपने जो एवरी हेल्थ केयर आपने फील्ड। बिल्कुल आपने जिस न्यूट्रीफाई जीनी का उदाहरण दिया यहाँ पर, मुझे लगता है कि न्यूट्रीफाई जीनी जैसे प्लेटफॉर्म्स ला सकते हैं, दोनों दोनों पक्षों को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं। मानवीय रूप में सैद्धांतिक रूप से सहमति नहीं बन पा रही है, तो चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाए, सारी कम्युनिटी को एक कर दिया जाए। तो अगर ये काम न्यूट्रीफाई जीनी कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है, तो फिर क्या क्या कहने, क्या बात। तो फिर क्योंकि अंततोगत्वा हमें एक आम आदमी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और दोनों पक्षों का जो 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 सेल्फ रिस्पेक्ट है, चाहे वो परंपरागत हमारी शिक्षा पद्धति है, चाहे वो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, दोनों पक्षों की सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखते हुए कैसे आम आदमी को हम आरोग्य दे सकें, यही उद्देश्य होना चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, वक्त निकाला आपने। परमेश्वर अरोड़ा जी, थैंक यू सो मच सर। अमित श्रीवास्तव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी। और आइए दूसरी खबर का रुख करते हैं जो आज बड़ी चर्चा में, इनफैक्ट कल से ही चर्चा में। फिनलैंड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो के लिए अब एक नए मेंबर के तौर पर शुमार हो गया है। वो इस मिलिट्री अलायंस में शामिल होने वाला 31वां देश बन गया है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोलनबर्ग ने कहा कि नाटो देश एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। स्टोलनबर्ग ने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही स्वीडन भी नाटो क्लब में शामिल हो जाएगा। वहीं फिनलैंड के नाटो सदस्य बनने पर रूस ने अपने तेवर सख्त करते हुए कहा है कि वो फिनलैंड से लगी सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती करेगा। तो ये बीच युद्ध में नाटो में सम्मिलित करना फिनलैंड को, ये क्या है, इसके मायने क्या हैं, और वहां से अगर रूस इस तरह के आक्रामक धमकियां दे रहा है तो फिर क्या आगे स्थिति और खराब होने वाली है। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एसडी मुनी सर जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक हैं और विदेश मामलों के जाने माने जानकार भी हैं। मुनी सर, बहुत बहुत स्वागत। सर, आप कैसे देख रहे हैं इस मूव को, नाटो में शामिल करने का? ये कैलकुलेटेड मूव है या ये प्रोसीजरियल मूव है सर, जिसने जो एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है? नहीं, ये बिल्कुल कैलकुलेटेड मूव है कि इस माने में कि बहुत जमाने से यूरोपियन यूनियन और नेटो जो है वो नॉर्थवर्ड ईस्ट रूस की तरफ एक्सपेंड करने की बात कर रहा है और रूस उसका अपोज कर रहा है। फिनलैंड एक ऐसा कंट्री था जो पहले किसी जमाने में रूस से बहुत नजदीक, सोवियत यूनियन से बहुत नजदीक रहा है, और उसको नेटो में शामिल करना, पोलैंड जैसे कंट्रीज को शामिल करना, और प्रपोजल था कि उसको यूक्रेन को भी शामिल करे, वो एक तरह से रूस की घेराबंदी का सूचक है, और इसीलिए रूस इसके ऊपर बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट भी कर रहा है। एब्सोल्युटली सर, लेकिन फिर सवाल वही उठ रहे हैं, आपके जो दूसरे सदस्य जो सालों से, वर्षों से नाटो की सदस्यता का इंतजार कर रहे हैं, फिर क्या उनके लिए भी जल्द से जल्द दरवाजे खोलने होंगे? और फिर यूक्रेन का क्या? आप फिनलैंड को ले सकते हैं, लेकिन जिस वजह से पूरा युद्ध शुरू हुआ यूक्रेन की नाटो सदस्यता को लेकर, यूक्रेन भी कहेगा कि भाई मेरे को क्यों नहीं ले रहे हो आप? नहीं, यूक्रेन तो कह ही रहा है कि आप मुझे नाटो में शामिल कीजिए। हाँ, और यूक्रेन पूरी मदद लेना चाह रहा है नेटो के साथ में जी। और इनफॉर्मली बायलैटरल लेवल पे नेटो कंट्रीज यूक्रेन को मदद दे भी रहे हैं, लेकिन उसको नेटो में शामिल करना अपने आप में एक, मैं समझता हूँ, वॉर को एस्केलेट करना होगा, और ये शायद यूरोप अभी नहीं चाहता है।
फिनलैंड के ऊपर वॉर नहीं होगा। मैं नहीं समझता हूँ कि रूस उसके ऊपर हमला करेगा या कोई ऐसा काम करेगा, लेकिन रूस उसका अपना अपोजिशन दिखाएगा, आप किसी तरह से फिनलैंड को कंटेन करने की कोशिश करेगा, लेकिन लड़ाई नहीं होगी फिनलैंड के ऊपर, जबकि यूक्रेन में लड़ाई चल रही है और यूरोप ये चाहता है कि वो लड़ाई का जो स्वरूप है वो नियंत्रित रहे, ताकि यूरोप में और जगह पे उसकी आंच नहीं फैले। सर आखिरी सवाल मेरा, अब इस पूरे मूव के बाद और जो रूस का रिएक्शन आया है उसके बाद आप रूस यूक्रेन का युद्ध किस ओर जाते हुए देखते हैं सर? नहीं, यूक्रेन का और रूस का जो लड़ाई है वो चलेगी, उसमें तेजी भी आ सकती है, लेकिन इसलिए नहीं आएगी कि फिनलैंड जो है वो नेटो में शामिल हो गया है। वो इसलिए आएगी कि नेटो के कंट्रीज बहुत सारे यूक्रेन को मदद देकर सोवियत पर ये रूस पर हमले करने के लिए उसको समर्थन दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, और वो रूस पर कई सारे छोटे मोटे हमले कर भी रहा है, तो इसलिए उसमें तेजी आएगी। फिनलैंड के मुद्दे को लेकर उसमें तेजी नहीं आई। ऑल राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने महत्वपूर्ण विश्लेषण दिया और वक्त निकाला, थैंक यू सर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, सोने और चांदी में जोरदार तेजी की खबर आ रही है। कॉमेक्स पर सिल्वर जो है वो करीब $25 पर नजर आ रहा है और कॉमेक्स में जो सिल्वर 1 साल के उच्चतम स्तर पर नजर आ रहा है। अगर आप थोड़ी सी जर्नी और ट्रैजेक्टरी देखेंगे कॉमेक्स पर, सोने में भी जबरदस्त उछाल है, 13 महीने के उच्चतम स्तर पर $2040 इस पर नजर आ रहा है। MCX सोना जून वायदा अगर आप देखेंगे 61,000 के पार कर गया है। कॉमेक्स गोल्ड आप देखेंगे $2,000 के ऊपर है। गोल्ड अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर है। इस पर बातचीत करने के लिए ये सोने और चांदी में तेजी यकायक आई है या एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, बातचीत करने के लिए हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, तेजी की वजह बताएं। देखिए दीपक, बहुत जोरदार तेजी है और जब अभी हम बात कर रहे हैं आपसे तो इस वक्त गोल्ड की चाल हर सेकंड बदल रही है और इस वक्त जो ग्लोबल मार्केट में गोल्ड का भाव है $2,035 के ऊपर है और करीब करीब इस वक्त $40 की तेजी गोल्ड में दिख रही है। इंडियन मार्केट में MCX जो कि घरेलू वायदा बाजार है, वहां पर जून का वायदा 61,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर चला गया है, जो कि ऑल टाइम हाई भाव है गोल्ड का। मतलब ये भाव अब तक गोल्ड का कभी भारत में दिखा नहीं था, इतना ऊंचा भाव गोल्ड का, और करीब करीब 1,000 रुपए की तेजी है। चांदी का भाव 74,500 रुपए प्रति किलो के ऊपर चला गया है और करीब करीब 2,500 रुपए की तेजी एक झटके में चांदी में आ गई है। तो ये बहुत बड़ी तेजी है। और जहां तक अब आपने पूछा कि ये तेजी क्यों आई है, वैसे जो गोल्ड और सिल्वर के फंडामेंटल हैं पिछले कई दिनों से मजबूत चल रहे हैं। जब से अमेरिका में बैंकिंग का संकट सामने आया, यूरोप में बैंक का संकट सामने आया, उसके बाद लगातार सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। ये वजह तो थी, लेकिन तात्कालिक वजह यह है कि आज जो अमेरिका में आंकड़े आए, जॉब ओपनिंग के आंकड़े जो अमेरिका में आए, वो बेहद खराब आंकड़े आए। मतलब आप ये समझिए कि जो फरवरी के आंकड़े आए हैं वो 1 करोड़ से नीचे आए हैं, जबकि 2021 से लगातार जब भी ये आंकड़ा आता था अमेरिका में वो 1 करोड़ के ऊपर हुआ करता था। तो मतलब ये कि 2 साल में सबसे खराब आंकड़ा है ये यूएस में जॉब ओपनिंग का। इसका बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि उसके बाद डॉलर के इंडेक्स में बहुत तेज गिरावट आई और डॉलर का इंडेक्स 101.50 के नीचे लुढ़क गया। तो डॉलर का गिरना ऑलरेडी गोल्ड के लिए सपोर्टिव होता है। अमेरिका में रोजगार के आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वहां के जो आर्थिक हालात हैं वो खराब है और मंदी की जो बात बार बार हो रही है उस पर कहीं ना कहीं ये आंकड़े और मुहर लगाता हुआ दिख रहे हैं। तो लिहाजा मंदी के बीच सोने की चमक बढ़ती है, जो बड़े निवेशक है वो गोल्ड में पैसा लगाते हैं और इसीलिए आज देखिए आपकी गोल्ड और सिल्वर की चमक लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। और इंडियन मार्केट में एक बार फिर से भाव ऑल टाइम हाई पर है और ग्लोबल मार्केट में ऑल टाइम हाई की दहलीज पर गोल्ड का प्राइस पहुंच चुका है। बहुत जल्द वहां भी ये प्राइस छू सकता है। ये टिकाऊ है मृत्युंजय, ये तेजी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल दीपक आपने पूछा है कि ये टिकाऊ है कि नहीं। देखिए होता यह है कि कितनी भी बुरी खबर आ जाए लेकिन उसके बाद जिस रफ्तार से गोल्ड का मार्केट ऊपर जाता है उसी रफ्तार से कई बार नीचे भी आता हुआ हमने देखा है। आप याद कीजिए यूक्रेन और रूस के संकट को, जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हुआ तो बहुत तेजी से गोल्ड ने छलांग लगाया, लेकिन उसके बाद जब युद्ध चल ही रहा था, युद्ध खत्म नहीं हुआ था, तब भी एक बड़ी गिरावट हमने गोल्ड में देखी, एक बड़ा करेक्शन हमने गोल्ड में देखा। तो अब जहां तक आपका सवाल है कि क्या ये तेजी टिकाऊ है, इसको लेकर अभी ये कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि फंडामेंटल बेशक मजबूत हो गोल्ड और सिल्वर के,
लेकिन इस रफ्तार से कोई भी मार्केट लगातार ऊपर नहीं जाता है, तो निश्चित तौर पर ये तेजी इस रफ्तार से टिकेगी नहीं। जिस रफ्तार से मार्केट ने छलांग लगाई है उसी रफ्तार से गोता भी लगा सकता है अगर अगले कुछ दिनों तक और कोई बैड न्यूज नहीं आता है। बेशक लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल मजबूत हैं, लेकिन जो ट्रेडर इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनके लिए सावधानी वाली बात यही है कि शॉर्ट टर्म में एक करेक्शन, निश्चित तौर पर करेक्शन का मतलब गिरावट सोने चांदी में आप देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। सोने और चांदी में तेजी के पीछे की असली वजह क्या है वो बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन दिनों इलॉन मस्क के प्रिय डॉग की खूब चर्चा हो रही है। इलॉन मस्क को उनका फेवरेट डॉग इतना ज्यादा प्रिय है कि उन्होंने अपने डॉग के लिए ट्विटर की नीली चिड़िया को ही उड़ा दिया। अब ट्विटर के होम पेज पर उनका फेवरेट डॉग नजर आ रहा है। इस डॉग का करिश्मा देखिए, इसके ट्विटर पर कदम रखते ही क्रिप्टो करेंसियां रॉकेट की तरह भागने लगी हैं। सारी तो नहीं, लेकिन कुछ, और खास तौर से एक क्रिप्टो करेंसी डॉज कॉइन। आखिर ये डॉग क्या है, कौन है ये डॉग, इसका मस्क से नाता क्या है और क्रिप्टो करेंसी से क्या नाता है इसका, देखिए इस रिपोर्ट में। ट्विटर का होम पेज अपने रूप बार बार बदल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्विटर में लगातार बदलाव हो रहे हैं। एक बार फिर ट्विटर के होम पेज में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब ट्विटर खोलने पर चिड़िया नहीं कुत्ता नजर आ रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर पर इस कुत्ते वाले लोगों के आने से डोजकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी के शेयरों में 30% की तेजी देखने को मिली है। डोजकॉइन को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकतवर क्रिप्टो करेंसी माना जाता है और इसका नाता एलन मस्क से है। डोजकॉइन का लोगो भी ये कुत्ता ही है। डोजकॉइन और एलन मस्क से जुड़ा एक मामला अमेरिका की एक अदालत में चल रहा है। मस्क पर $258 बिलियन का मुकदमा दर्ज है। मस्क पर आरोप है कि उन्होंने डोजकॉइन को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर्स को प्रभावित किया है, जबकि एलन मस्क के वकील का कहना है कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिसके आधार पर ये साबित किया जा सके कि मस्क ने इन्वेस्टर्स को प्रभावित किया है। एलन मस्क का डोजकॉइन के लिए कितना प्रेम है ये भी समझ लीजिए। एलन मस्क एक बार खुद को डॉग फादर भी बता चुके हैं। 2021 में मस्क ने डोजी 1 नाम की सैटेलाइट लॉन्च करने की बात कही थी। साथ ही ये भी कहा था कि चांद तक भेजे जाने वाले इस मिशन की फंडिंग डोजकॉइन से की जाएगी। मस्क ने पिछले साल यानी 2022 में कहा था कि डोजकॉइन का मालिकाना हक टेस्ला के पास है। बता दें कि मस्क की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कार बनाती है। इसी साल 15 फरवरी को मस्क ने एक कुत्ते की तस्वीर शेयर कर लिखा था कि ट्विटर का नया सीईओ कमाल का है। हालांकि मस्क ने ट्विटर का लोगो बदलने की कोई वजह नहीं बताई है। अब इस कुत्ते के बारे में भी जान लीजिए। जो तस्वीर डोजकॉइन से लेकर ट्विटर तक की फेस बनी हुई है वो जापानी नस्ल का कुत्ता है। इसके एक नस्ल का नाम शिबा इनू है तो दूसरे नस्ल का नाम कोबोसू है। सोशल मीडिया पर जो तस्वीर साझा होती है वो 2010 की है। इस तस्वीर को तब ब्लॉग पर अपलोड किया गया था। इस कुत्ते को एक ब्लॉग शेल्टर से बचाया गया था। शिबा इनू ब्रीड के और कुत्तों की फोटो भी मीम में यूज होती है, लेकिन इन सब में कोबोसू सबसे मशहूर है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्विटर पर दिखने वाला कुत्ता ज्यादा लोकप्रिय तब हुआ जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिली मार्कस और जैक्सन पल्मर ने बिटकॉइन की पैरोडी डोजकॉइन को बनाया था। ये डोजकॉइन 2 घंटे में बनाई गई थी। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के बाद कई बड़े बदलाव करने की बात कही। कई बड़े बदलाव हुए भी, लेकिन ट्विटर की चिड़िया उड़ जाएगी ये किसी को अंदाजा नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आप भी सर्दी जुकाम या फ्लू में बगैर डॉक्टर की सलाह पर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह के लिए दवाइयां आप पर भारी पड़ सकती हैं। ये आज की खबर नहीं है, ये सालों से सरकार, आईसीएमआर, हम मीडिया में बैठे हुए बार बार आपको ये आगाह करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कम नहीं हो रहा है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जो सेल है एंटीबायोटिक्स की, सरकार की कॉशन के बाद घटनी चाहिए थी टेक्निकली, लेकिन उल्टा वो बढ़ रही है। क्या है ये खतरा, क्यों सेल बढ़ रही है, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इससे हेल्थ का, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या हर मर्ज का इलाज एंटीबायोटिक दवाएं हैं? नहीं तो फिर धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल क्यों बढ़ रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। एंटीबायोटिक दवाओं के बढ़ते चलन ने सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। इस पर सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है और इसके बेजा इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगाने को कहा है। आईसीएमआर ने साफ किया है कि जरूरत से ज्यादा
और बगैर डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल सेहत को खतरे में डाल सकता है। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि फ्लू और कोविड के दौरान जिन दवाओं की बिक्री बढ़ी उनमें एंटीबायोटिक दवा ऑगमेंटिन मुख्य रही। इस साल जनवरी के मुकाबले फरवरी में इसकी बिक्री में 115% की बढ़ोतरी रही। फरवरी में इसकी 80 करोड़ रुपए की बिक्री हुई। इस दौरान शुगर की दवा ग्लाइकोमेट जीपी की 64 करोड़ रुपए की बिक्री के साथ 27% और सांस संबंधी दवा थोराकोटा की 66 करोड़ रुपए की बिक्री के साथ 36% का उछाल रहा। यानी लोगों ने फ्लू के दौरान इन दवाओं का खूब इस्तेमाल किया, जबकि सच्चाई ये है कि एंटीबायोटिक दवाएं वायरल की बजाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कारगर साबित होती है। दरअसल लोग वायरल फीवर में भी अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक दवाएं ले लेते हैं। खासकर फ्लू में 3 से 4 दिन तक बुखार रहता है, लेकिन खांसी 2 से 3 हफ्ते तक बनी रह सकती है। ऐसे में ICMR ने डॉक्टरों को भी ऐसे मामलों में लोगों को एंटीबायोटिक्स देने से बचने की सलाह दी गई है। वहीं IMA ने भी कहा कि जो लोग बीमारी को जाने बिना ही एजिथ्रोमाइसिन और एमॉक्सिक्लिन जैसी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, वह इन्हें लेना तत्काल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसका बेजा और ज्यादा इस्तेमाल बॉडी के गुड बैक्टीरिया को मार देता है। इसके ज्यादा सेवन से रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसके खतरे की बात करें तो एंटीबायोटिक्स दवाओं की जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल बैक्टीरिया को सुपर बग में तब्दील कर रहा है। सुपर बग यानी ऐसे बैक्टीरिया जिन पर कुछ समय बाद कोई दवा असर नहीं करती। खुद WHO भी कह चुका है कि एंटीबायोटिक दवाओं के बेवजह सेवन से निमोनिया, TB, पॉइजनिंग और गोनोरिया जैसी बीमारियों का इलाज कठिन होता जा रहा है। ICMR भी कह चुका है कि निमोनिया, सेप्टिसीमिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा कार्बेपिनेम अब बेअसर साबित हो चुकी है। WHO की माने तो एंटीबायोटिक दवाओं के बेजा इस्तेमाल से अगले 25 साल में तमाम एंटीबायोटिक्स दवाएं बेअसर साबित हो जाएंगी। एंटीबायोटिक्स दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। डायबिटीज, अल्जाइमर्स और पार्किंसन जैसे रोगों के अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी IBD का खतरा बढ़ जाता है। बता दें कि IBD पाचन तंत्र में सूजन से जुड़ा संक्रमण है। इसके तहत क्रोहन रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में जितना हो सके एंटीबायोटिक दवाओं के बेजा इस्तेमाल से बचें, वरना आने वाले दिनों में ये दवाएं जरूरत पर काम नहीं करेंगी और बीमारी को ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आज अपने मून मिशन का ऐलान कर दिया है। 50 साल बाद नासा की तरफ से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद के चक्कर लगाने के लिए भेजा जाएगा। नासा का यह मिशन साल 2024 के अंत में या फिर साल 2025 की शुरुआत में लॉन्च होगा। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई 1969 को पहली बार चंद्रमा पर अपना कदम रखा था। नील चांद पर जाने वाले पहले इंसान थे। अपोलो मिशन के तहत 50 साल बाद एक बार फिर नासा चांद पर इंसानों को भेजने की तैयारी कर रहा है। आर्टेमिस 2 मिशन के तहत अगले साल 4 एस्ट्रोनॉट्स चांद के चारों ओर चक्कर लगाकर धरती पर वापस आएंगे। इस क्रू में पहली बार एक महिला और एक अफ्रीकन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट भी शामिल होगा, जिसमें मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना एच कोच, जेरेमी हैंसन, पायलट विक्टर ग्लोवर और कमांडर ली वाइसमैन का नाम शामिल है। आपको बता दें कि आर्टेमिस 2 एक फ्लाई बाय मिशन है, यानी एस्ट्रोनॉट्स ओरियन स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे और फिर धरती पर वापस आएंगे। इस दौरान ये एस्ट्रोनॉट्स चांद पर अपने कदम नहीं रखेंगे। अब आपको बताते हैं कि ये यात्रा कैसे और कितने दिनों में पूरी होगी। दरअसल चारों एस्ट्रोनॉट्स को SLS रॉकेट पर लगे ओरियन स्पेसक्राफ्ट के जरिए भेजा जाएगा। फ्लोरिडा स्थित नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च पैड 39 से रॉकेट की लॉन्चिंग होगी। अगर सिर्फ फ्लाई बाय हुआ तो यात्रा करीब 42 दिन की होगी। इस दौरान यान और एस्ट्रोनॉट्स करीब 21 लाख किलोमीटर की यात्रा करेंगे। वापस लौटते समय लैंडिंग प्रशांत महासागर में कहीं कराई जा सकती है। अगर ये आर्टेमिस 2 मिशन सफल होता है तो नासा 2025 में आर्टेमिस 3 को भेजेगा, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स चांद पर कदम भी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
सिक्किम के नाथुला में आज भारी हिमस्खलन के चलते 7 पर्यटकों की मौत हो गई और 11 घायल हुए हैं। करीब 80 पर्यटकों के फंसे होने की अभी भी आशंका है। सेना के तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने ये जानकारी दी है। मृतकों में 4 पुरुष हैं, 1 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है। हिमस्खलन के बाद गैंगटोक को नाथुला से जोड़ने वाले 15वें मील जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर बचाव अभियान जारी है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि बर्फ में फंसे 27 पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया है। उन्हें गैंगटॉक के STNM अस्पताल और सेंट्रल रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस खबर की पूरी डिटेल्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी पूजा मेहता। देखिए, आपको बता दें कि सिक्किम के जो गैंगटॉक का इलाका है उसमें 14 माइल इलाके के पास जो है आज सुबह एक स्नो एवलांच होता है और इसके चलते जो भारी संख्या में पर्यटक फिलहाल सिक्किम पहुंचे थे, खास तौर पे जो गैंगटॉक में थे वो फंस जाते हैं। अभी तक औपचारिक तौर पे जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि 7 लोगों की जो है जान जा चुकी है और ये सभी पर्यटक है। कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी अंदर फंसे होने की आशंका वहां का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लगा रहा है, लेकिन फिलहाल अलग अलग एजेंसी की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। फिर चाहे BRO हो जिसके पास जो है बड़े अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे एक्सकवेटर्स, उसकी मदद से जो है उस स्नो को, बर्फ को वहां से हटाने का काम किया जा रहा है ताकि अगर अंदर कोई लोग फंसे हैं तो उन्हें बाहर निकाला जा सके। और साथ ही त्रिशक्ति कोर यानी कि जो ट्रूप्स इंडियन आर्मी के वहां पर तैनात है उनकी भी मदद ली जा रही है। अब तक जो है 27 पर्यटकों को वहां से निकाला जा चुका है, लेकिन जो अभी अभी अपडेट आई है वो ये है कि आज 5:35 पर फिर एक बार उसी जगह पर जो है एक और लैंडस्लिप हुआ है, जिसका मतलब है भूस्खलन हुई है उसी जगह पर, जिसकी वजह से राहत और बचाव कार्य जो है वो अफेक्ट हुए हैं। हालांकि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उनकी तरफ से ये कह दिया गया है कि जो लोग राहत और बचाव कार्य में लगे हुए थे उनको कोई दिक्कत नहीं हुई है, उनको कोई भी चोटें नहीं आई है, वो सारे लोग सेफ है। लेकिन फिर एक बार वहां पर लैंडस्लिप होने की वजह से जो है आगे राहत और बचाव कार्य बेहद मुश्किल हो जाएगा। शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। भारत की GDP ग्रोथ को लेकर वर्ल्ड बैंक भी आशावान है। उसका मानना है कि ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। भारत की GDP ग्रोथ पर ही वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट ध्रुव शर्मा से बात की हमारे संवाददाता अनुवेश रथ ने। जो हमारा रिवीजन है 6.6 टू 6.3, 2 रीजंस हैं उसके लिए। एक है जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है वो अभी चैलेंजिंग है। इन्फ्लेशन अगर प्राइसेस देखते हो वो भी एलिवेटेड है। जो ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग साइकिल है वो भी अभी चल रहा है। और जो प्रेशर्स हमने लास्ट ईयर देखे थे इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ ग्लोबली वो भी अभी हैं। तो ये सारे चैलेंजेस लेके जो डोमेस्टिकली हो रहा है उसके ऊपर तो थोड़ा इफेक्ट होएगा। और जो डोमेस्टिकली हो रहा है वो प्राइवेट कंजम्पशन में जो हम थोड़ा सा मॉडरेशन देख रहे हैं, ये दोनों कंबाइन करके हमारा रिवीजन स्लाइटली डाउनवर्ड्स है। ज़्यादा रिवीजन है नहीं। और जो रिवीजन है, जो रिवीजन अभी है 6.3 तक, इंडिया स्टिल वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा इसके बाद भी। सर, आपने ग्लोबल चैलेंजेस की बात की। ग्लोबल चैलेंजेस में अगर देखा जाए तो यूक्रेन रशिया वॉर आ जाता है, कोविड पेंडेमिक के आफ्टर इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो अभी अगर आप भारत की स्थिति देखी जाए तो ग्लोबली भारत की स्थिति कितनी स्ट्रांग है और कोविड के चलते, रशिया यूक्रेन के वॉर के चलते किस तरीके से भारत की GDP को आप देख रहे हैं एज ए ऑन ए ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव? सर, ग्लोबली देखो, इंडिया में जो लास्ट डेकेड का रेजिलियंस जो बिल्डअप हुआ है, इसलिए इंडिया इस पोजीशन में है कि डिस्पाइट ये सारे जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, डिस्पाइट कॉन्फ्लिक्ट, इन्फ्लेशन, सप्लाई डिस्ट्रप्शंस, इंडिया का ग्रोथ रेट अभी 6 के अबव है और मोर देन डबल जो ग्लोबल ग्रोथ है वो भी है। और अगर इंडिया को कंपेयर करोगे अदर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज के साथ, तब भी इंडिया वेल परफॉर्म कर रहा है। और ये रिजिलियंस है क्योंकि जो पॉलिसीज और बफर्स जो इंडिया के पास हैं वो लास्ट डेकेड के बिल्डअप हुए हैं।
सर इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे हम, तो इन्फ्लेशन को आप किस तरीके से देख रहे हैं भारतीय इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हुए? लास्ट ईयर इन्फ्लेशन हमारा जो हमारा एक्सपेक्टेशन था 6.6% का था, और अब हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन जो डोमेस्टिक प्रेशर है इन्फ्लेशन का वो ईज होएगा और कम हो जाएगा, और इन्फ्लेशन 5.2% होएगा इस ईयर, और इन्फ्लेशन RBI का कंफर्ट रेंज में आ जाएगा इस साल। तो इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।